साहब की 134वें जन्मदिवस पर जो है आप क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और समस्त ग्रामवासी व भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस हर्षोल्लास के साथ उन्होंने बाबा साहब की 134वीं जयंती को मनाया है, उसके लिए धन्यवाद। विडंबना थोड़ी सी ये है कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता माना जाता है, जबकि बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। किसी भी वर्ग समुदाय का सिर्फ अगर वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाए, तो आप तो स्टूडेंट रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि उसका जीवन किस कदर हो जाएगा, उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो भारत में भारत के लोगों को समान रूप से सभी को अधिकार देने का जो बाबा साहब ने कार्य किया, तो बाबा साहब को पूजने से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाबा साहब ने प्रोविज़न किया आर्टिकल 340-41 में ओबीसी समाज के लोगों के लिए भी कि आप नौकरी में आए। आपको ज्ञात होगा कि मंडल कमीशन बनने के बाद पहली बार कोई ओबीसी का डीएम बना था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद 47 में देश आज़ाद हुआ। लगभग आप यह मान लीजिए 40-43 वर्षों के बाद, वो भी किसके, मान्यवर साहब के दबाव में, जब बीपी सिंह की सरकार थी। तो जो हमारे महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश में समानता का भाव उत्पन्न करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पूजने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने देश के युवा वर्ग, ख़ास तौर पे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं, वह बाबा साहब को एक बार पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें कि वह चाहते क्या थे। आधुनिक भारत के निर्माण में जो बाबा साहब का योगदान है, वो अभी तक उसको किसी और व्यक्ति के द्वारा माने अपडेट कह सकते हैं कि उसमें कुछ और 2 कदम आगे बढ़ के उसको सुधार लाया जाए या कुछ और अपडेट कर दिया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अभी तक वही उन्हीं की दी हुई चीज़ें अगर पूर्णतः लागू हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत के नागरिकों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। अब वो हो नहीं पा रहा है, तो हम जहां तक प्रयास करते हैं इस रैली के माध्यम से। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं जैनपुर ग्राम सभा के, ख़ास तौर पे जैनपुर खास के टोले के लोगों को, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया कराया, ताकि जो है बाबा साहब के लोगों को बाबा साहब के विचारों को लोग जन जन तक पहुँचे और बाबा साहब को लोग पूजने की बजाय पढ़ने की चेष्टा करें। बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में, अगर खोजेंगे तो मैं किताबों में मिलूँगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे देखिए, मतलब भ्रम एक ऐसा हथियार है, वो सदियों से चलता आ रहा है। अभी वर्तमान सरकार जो है बाबा साहब को पुजवा रही है। जैसे आप देखे होंगे कि BHU में एक दलित छात्र के साथ, जिसके साथ PhD में एडमिशन उसका नहीं मिल रहा था, तो बाबा साहब को पुजवा रही है सरकार। और सरकार तो यह पहले, अब तो सरकार साथ में आ गई लोगों के। सरकार यह चाहती थी कि लोग बाबा साहब को भूल जाएं, लेकिन बाबा साहब हमारे यहाँ बसते हैं, उसको आप कैसे निकाल पाएंगे। और बाकी महापुरुष जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, इनका बर्थडे सरकार मनाती है। आप देखे होंगे, इनका बर्थडे सरकार मनाती है, लेकिन बाबा साहब, मान्यवर साहब, जो भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, इनकी जन्मदिन का कार्यक्रम जनता मनाती है, सरकार को नहीं भूलने देती है। सरकार तो चाहती है कि हम भूल जाएं, लेकिन हमारे लोग सरकार को याद दिलाते हैं कि आज जो है बाबा साहब की जयंती है। इस कदर सरकार विवश है और वह लोगों को ये चाह रही है कि अब इनको जो है किसी तरह से जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद लोगों में पूजने की जो परंपरा है, भगवान बना जो, तो हमारे लोग इतने जागरूक हैं, नहीं तो बाबा साहब को भी एक अवतार बना के कह देते ये भी एक अवतार थे, और चंदा भेजा वहाँ भी लग जाता। ये दशा है। अब आगे देखिए, जैसे भारत में जो ओबीसी की लड़ाई है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर आया कि मैंने 8 लाख वाला वो 27% में नहीं आएगा, 8 लाख वाला।
8 लाख कमाने वाला ओबीसी समाज वो अमीर हो गया और ईडब्ल्यूएस में 8 लाख तक वो आय इनकम है तो वो गरीबी रेखा में है। तो 8 लाख में और उसका इतना दुष्प्रभाव हुआ कि जो 8 लाख कमाने वाला है ओबीसी उसी के घर में डिग्री है और जो 8 लाख कमाने वाला नहीं है उसमें डिग्री नहीं है, तो असमानता हो गई ना। ये ओबीसी समाज के नेताओं को इस बात पे बोलना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। लोग रिजर्वेशन को एक ये मान लेते हैं कि एक अभिशाप के रूप में देखते हैं, जनरल खास तौर पे जनरल समाज के लोग अभिशाप के रूप में देखते हैं कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए रिजर्वेशन तो घर से शुरू होता है। आपके घर में कोई विकलांग बच्चा है, आप उंगली पकड़ेंगे या गोद में लेके पहले उसी को जाएंगे, जो चलने वाला उसको नहीं लेके जाएंगे। और रिजर्वेशन से देश में जो आर्थिक तरक्की हुई रिजर्वेशन की वजह से हुई। जो बाकी लोगों में बदलाव आया, भाई वो पैसा कमाएगा तो खर्च करेगा ना, टैक्स देगा ना। और रिजर्वेशन को समझने की ज़रूरत है। जब हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा, मान लीजिए मेरा प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो मैं वोट देने क्यों जाऊंगा, मैं लोकतंत्र में क्यों विश्वास रखूंगा। तो इससे लोगों में असंतोष ना फैले, इस वजह से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। जैसे मान्यवर साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अमेरिका में तो प्राइवेट सेक्टर में मीडिया में प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया में रिजर्वेशन है, ताकि वहाँ के ब्लैक लोगों को यह ना लगे कि हमारे लोग टीवी में नहीं आते हैं। तो हमारे वहाँ भी इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है कि लोग पढ़ें, लोग बढ़ें, लोग इस बात को समझें। अभी मैं ज़्यादातर ये विरोधाभास जो देखता हूँ, विरोधाभास हमेशा जनरल समाज ही क्यों करता है। 90% जनरल समाज रिजर्वेशन का विरोध करता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, आरक्षण मिल गया है, ऐसा हो गया है, आरक्षण की वजह से आ गया। अरे भैया, आरक्षण सबको मिला है। महिला जो कोटा है उस कोटे में सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा जनरल समाज के परिवार से लोग आती हैं। कभी दलित या कभी ओबीसी, कभी एससी विरोध नहीं करता। प्रसव रिलीफ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, माने जब महिला गर्भवती हो जाएगी तो 6 महीने का उसको लीव मिलेगा। मान लीजिए कोई सरकारी टीचर है, 25,000 रुपया तनख्वाह है, 6 महीने वो नौकरी नहीं की, छुट्टी में रही। कोई है जनरल समाज का व्यक्ति जो कहेगा भैया हम नौकरी नहीं किए हैं, ये पैसा बाबा साहब की ही देन की वजह से तो मिला तुमको, तो उसको हम सरकारी फंड में जमा करवा दें, उसको दे दें कि भैया चलो ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग गलत हैं। जैसे बीपी सिंह जैसे लोग, ओबीसी समाज का बच्चा जब नौकरी पाता है तो वो पहले जाता है माता जी के यहाँ मत्था टेकता है, जबकि उसको किसको धन्यवाद देना चाहिए? बीपी सिंह को धन्यवाद देना चाहिए। बीपी सिंह नहीं होते तो आज ये 27% का रिजर्वेशन जो यहाँ का ओबीसी समाज पा रहा है वो कभी पाता नहीं। तो ऐसे महापुरुषों को पूजने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे अपने सत्ता के ही लालच में दिया, तुमको दिया ना भाई, आज उसी की बदौलत है कि तुम 27% रिजर्वेशन जेई, नीट, MBBS नौकरी में जहाँ भी जा रहे हो। अच्छा, वो भी बंटवारा नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से वो अभी लागू नहीं हो रहा है। तो ये ओबीसी समाज हाशिए पे है सर जी। दलित इतना जागरूक है कि वो एक बार पॉलिटिकल रूप से लड़ झगड़ के मारपीट खा के अपनी जान गंवा के, मैंने 2018 में जो क्या कहते हैं SC/ST कानून पे जो छेड़छाड़ हुआ था उसके लिए 20-22 लोग शहीद हुए, लेकिन वो जो शहीद हुए अपने लोगों की रक्षा के लिए हुए। ओबीसी समाज कहाँ है? और जबकि सबसे ज़्यादा महापुरुष जो मंडल कमीशन बना शिवदयाल चौरसिया के रिपोर्ट पे बना, आज पनवाड़ी समाज कहाँ पूछता है? अगर रामायण को किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में, और रामायण को यह माना गया कि यह काल्पनिक ग्रंथ है, तो किसने किया? ओबीसी समाज, ललित सिंह यादव। तो जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे, देखिए इंटेलेक्चुअल सरकार ये चाहती है कि लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी ख़त्म हो, वैचारिक लोग उत्पन्न ना हो, ये सरकार चाहती है। जो आप कहे वो हम मान लें, ये सरकार चाहती है। लेकिन ये बाकी लोगों को समझना है कि हम किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो आपकी मतलब जन विरोधी जो नीतियां हैं
उनका हम हमेशा खुले दिल से विरोध करेंगे, करते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। हम लोग कोई बहुत किसी पार्टी के नहीं हैं, कोई बहुत बड़े नेता नहीं, हम समाज सेवी हैं। समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि आप लोग जो है जागरूक होइए अपने अधिकारों के प्रति, और ये हमें संविधान हमें राइट देता है कि हम अपनी बात कहें। माने आज जो मैं बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की देन है। बोलने का भी ये अधिकार संविधान में दिया। जो लोग जो दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं उसका भी अधिकार संविधान में है कि मेरी वो फंडामेंटल राइट है, मेरा जिसमें जिसको मन करे मैं उसको मानूं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, विचारधारा जब एक होगी तो शोषण कम होगा। आप ओबीसी हैं, मैं एससी हूँ। जब हमारी और आपकी विचारधारा एक होगी, ना मैं आपको गाली दूंगा ना आप मुझे गाली, क्योंकि विचारधारा एक है। जैसे भ्रम का समावेश ऐसा है कि हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू क्यों बनाए? विचारधारा इकट्ठा किया जाए, लोगों का समर्थन इकट्ठा किया जाए और सरकार में रह जाए। ये जैसे बाकी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। देखिए, और इसमें कई चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें हैं। खाली सरकार ये चाहती है कि अलग अलग पार्टियां बने, हर जाति की एक पार्टी हो, सरकार ये चाहती है। और उस जाति का व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो हमारा नेता है, और सरकार ये चाहती है कि तुम भी एक पार्टी बना लो। अब पार्टी बना के तुम अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करो और हमसे मलाई खाओ। देखिए सर, स्वाभिमान की अगर बात करेंगे तो दलितों में जो स्वाभिमान रहा है उसकी जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ यार, दलितों में क्या स्वाभिमान है। बाबा साहब मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। मान्यवर साहब को ऑफर दिया गया कि आपको मैं राष्ट्रपति बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाइए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो गठबंधन करके बने, तो गठबंधन का मतलब ये था कि मान्यवर साहब ये कहते थे कि हम अवसरवादी हैं, अभी तक हमें सत्ता में आने का अवसर नहीं मिला है, तो जिसके साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा हम गठबंधन करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब 67 विधायक, 65 विधायक, 100 विधायक, कुछ इसी तरह से आंकड़ा रहा है बसपा का। लेकिन मुख्यमंत्री किसका रहा? बसपा का रहा। तो ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़े और अपने लोगों के लिए। माने आप ये जान लीजिए कि राम मंदिर से बुलावा भांजी को नहीं आया था, आया था। उनके भतीजे की शादी हुई, वो नहीं प्रधानमंत्री को बुलवा लेती हैं कि आइए हमारे भतीजे की शादी है। लेकिन बहन जी ये सब बात सोचती हैं कि हमारा समाज बहुत गरीब है, हमारा समाज सोचेगा कि बहन जी तो बिक गई। तमाम तरह तरह की भ्रांतियाँ, और सबसे पब्लिसिटी पाने का सबसे आसान रास्ता है किसी बहुजन विचारधारा के व्यक्ति को, माने दलित शोषित बनती समझ को उसको 2 थप्पड़ मारो, लाइमलाइट में आओ, FIR नहीं लिखा रहा, ये नहीं, माने तमाम तरह से भ्रांतियाँ चल रही हैं। तो इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। जब विचारधारा एक होगी, और एक कब होगी? जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे तभी जो है विचारधारा एक हो सकती है। नहीं तो जातियाँ, माने आज के जब बुद्धिज़्म था 2-2.5 हज़ार साल पहले चले जाएंगे तो यहाँ की जो भी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं, एक ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण भी, बमण शब्द तो क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म की ग्रंथों से ही आया। बुद्धिज़्म के ही ग्रंथों से जो बमण, बाद में अपडेट चीज़ें हुई। पहले पाली पाकित हमारी भाषा थी, बाद में उसको संस्कारित किया गया, संस्कारित करके संस्कृत बनी। संस्कृत बनने के बाद में अब वो क्या कहते हैं, बाकी जो चीज़ें रही तो वो तरह तरह से मतलब भ्रमित करके लोगों को रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको सही इतिहास पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और आपको इधर उधर से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, ताकि कम से कम जो बहुजन विचारधारा है, जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा कि भाई हमारे महापुरुष सोचते क्या थे। जो हमारा समाज है इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस अपने बहुजन विचारधारा के जो महापुरुष हैं उनको पढ़ लिया, वो आगे हो गया। जो पढ़ लेगा वो निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देख लीजिए, डॉक्टर संजय निषाद, कभी वो बाम से मान्यवर साहब के, एक तरह से आप मान के चलिए कि उनके चेला कहिए, शिष्य कहिए, मान्यवर साहब के कैडर में वो काम किए, वो चीज़ों को समझे। आज है ना कहीं भाई कोई पदवी मिली है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हम मानते हैं हम मंत्री नहीं होंगे,
आपका लड़का सांसद नहीं होगा, लेकिन जब आप संपूर्ण रूप से अपने अधिकार को जानेंगे तो कहीं तो होंगे भाई। इंटेलेक्चुअल बनना बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी को गरिया के इंटेलेक्चुअल बन जाइए, किसी का विरोध करके इंटेलेक्ट नहीं। अपने बहुजन विचारधारा के जो महापुरुष हैं उनको पढ़िए, अपने आप आपके अंदर एक बुद्धि आएगी और उसके तहत आप जो है आगे बढ़ेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। व्यक्तिगत मैंने जो घर में काम करता है वो नैतिक जिम्मेदारी है। मैं काम कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसी तरह समाज में है, काम करना पड़ेगा, लेकिन समाज हमेशा क्रेडिट देता है भाई। आज उसी क्रेडिट का देन है ना कि बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं, आज इकट्ठा हुए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। समाज हमेशा ऋणी रहता है, तो समाज में ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, लेकिन समाज में काम करने वाले लोगों का अभाव है। क्यों गारिश डराता, क्यों बीमारी डराता कि वह हमारे समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे कि फला जाति के, वो तो जब कहने का मतलब जब आप उनको पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे। वो तो चुरा के लाए थे, अरे भाई चुरा के लाए वो भी मान लिए, तो चुरा के लाए, पढ़ के लाए, पढ़े तब न लाए भैया। अंदाजू थोड़ा लेके आ गए कि भैया फला देश का संविधान है, यहाँ का फंडामेंटल राइट लेके आएंगे, वहाँ का जो है माने इस तरह से पढ़े पहले, बिल्कुल बिल्कुल पढ़े उसके बाद लेके आए, उसके बाद लागू किया। और इतना खूबसूरत संविधान देखिए, सारे माने ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं समझता हूँ जहाँ तक कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भारत का व्यक्ति प्रचलित हुआ तो बाबा साहब हुए, बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। उनके अलावा और कोई अभी भारत का व्यक्ति इतना प्रचलित नहीं हुआ गौतम बुद्ध के बाद भी। एक तो गौतम बुद्ध प्रचलित हुए, दूसरे बाबा साहब प्रचलित हुए। तो आपका चैनल सराहनीय कार्य कर रहा है, इसके लिए आप दिल से धन्यवाद कि कम से कम आप ऐसे कार्यक्रमों को तहजीब देते हैं, कवरेज करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था, कोई एक व्यक्ति, मुझे नाम नहीं, जैनपुर के ही थे, वो कह रहे थे कि हमको ग्राम सभा का कोई न्यूज़ जो जानना होता है तो सबसे बढ़िया मैं हिंदुस्तान पिलर देखता हूं और उसी से हमको समझ में आ जाता है। तो आप पढ़े, आप हमारे ग्राम सभा के हैं, कम से कम इसके लिए आपको हमारे पूरे समाज की तरफ से एक विशेष आभार। वेलकम, आपको वेलकम कि कम से कम आप हमारे ग्राम सभा के जन जन की आवाज़ उठाने वाले, जहाँ भी देखते हैं तो आप पहुँचते हैं, वहाँ कम से कम कहते हैं, अपने लोगों की बात उठाते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत साहस वाला काम है। मीडिया का काम कोई बहुत आसान भी नहीं है। अब मुश्किलों नहीं बा, पैसा मिलता बा, जो बिके वाला बा पैसा मिला था, और जो नहीं, जो सब्सक्राइबर के ही भरोसे है तो भैया मेहनत करेगा, सच को सच कहेगा। तो इसलिए आपका काम बहुत सराहनीय है।